Assalamualaikum, this is Hadika Walid. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about areas of educational philosophies, जिसमें हम लोग जर्नल फिलोसफीज और एजुकेशनल फिलोसफीज दोनों किस्म की फिलोसफीज को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम लोग फिलोसफी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिलोसफी है क्या और फिलोसफी का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या एजुकेशन को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं जिसमें हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल फिलोसफीज को डिस्कस करेंगे जिसमें एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी आ जाएगी। उसके अलावा हम लोग फिलोसफी को डिस्कस करेंगे कि फिलोसफी है क्या और उसका एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है। इसके अलावा हम लोग एजुकेशनल फिलोसफी को देखेंगे। एजुकेशन फिलोसफीज में आगे 4 किस्म की फिलोसफीज आ जाती हैं। फर्स्ट है प्रीनियलिज्म, सेकंड है एसेंशियलिज्म, थर्ड है प्रोग्रेसिविज्म एंड फोर्थ वन इज रिकंस्ट्रक्टिविज्म। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो एरियाज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज मैंने आपको बता दिया है कि एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी। हम लोग अब इनका आपस में रिलेशन देखते हैं, इन सब की जो है डिफरेंशिएशन देखते हैं कि आपस में किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी किससे रिलेट करता है, ऑन्टोलॉजी किससे रिलेट करता है और एक्सियोलॉजी किससे रिलेट करता है। सो ओके जी, तो ये सबसे पहले है जी यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी है बेसिकली ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि डील करती है नेचर ऑफ नॉलेज के साथ। आप लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी से नॉलेज को जरूर याद रखना है कि जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है वो डील करती है नेचर ऑफ नॉलेज के साथ, जिसमें डिस्कस किया जाता है डिस्कस द नेचर, सोर्सेज, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की नेचर को देखा जाता है, सोर्सेज को देखा जाता है, स्कोप को देखा जाता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखा जाता है। ठीक हो गया। और इसमें क्वेश्चन किस तरह के डिस्कस किए जाते हैं कि व्हाट वी नो एंड हाउ वी नो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड बिलीविंग। मीन के क्या डिफरेंस है जानने में और बिलीव करने में। हम लोग इस तरह के जो सवालात होते हैं वो हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है कि ये ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नेचर ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी डील करती थी नेचर ऑफ नॉलेज के साथ और ऑन्टोलॉजी रिलेट करती है या डील करती है नेचर ऑफ रियलिटी के साथ। इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज रियल, इसमें क्या चीज जो है वो रियल है, क्या चीज इसमें हकीकत है। हम लोग इस तरह की कोई रियलिटी होती है, रियलिटी बेस्ड मटेरियल हमें चाहिए होता है, तो हम लोग रियलिटी के मुताबिक जो है वो क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करते हैं। और जो मेजर डिस्कशन की जाती है ऑन्टोलॉजी में वो की जाती है एग्जिस्टेंस की, रियलिटी की, कॉस्मोलॉजी की, नेचर की और नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ये याद रखने हैं। आगे है जी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है कि ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नेचर ऑफ वैल्यूज, टाइप्स ऑफ वैल्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, इसमें हम लोग 3 किस्म की चीजों को डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। पहली तो हो गई नेचर ऑफ वैल्यू, दूसरी हो गई टाइप्स ऑफ वैल्यू एंड थर्ड वन इज प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज। इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज गुड, क्या चीज ठीक है, क्या चीज अच्छी है एंड व्हाट इज एट्रीब्यूटेबल ऑफ टू ह्यूमन। ठीक है, एक्सियोलॉजी को आगे से उन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 टाइप्स में। वो कौन कौन सी हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। अब आप लोगों को एथिक्स से पता लग जाना चाहिए कि एथिक्स का मीन होता है अखलाकियात और एस्थेटिक्स का मतलब होता है खूबसूरती। तो एथिक्स को हम लोग कंसर्न विद कंसेप्ट्स ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। अब हम लोग इसमें कंसर्न करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ठीक हो गया। एस्थेटिक्स में हम लोग कंसर्न करते हैं ब्यूटी और एंजॉयमेंट के साथ। इसमें हम लोग किसी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट एक्सपेक्ट्स प्रोड्यूस टू बीइंग ब्यूटीफुल या बीइंग एंजॉयमेंट। ठीक हो गया। वो कौन से पहलू हैं जो चीज को बहुत ज्यादा खूबसूरत या बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट पसेर बना देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग एक्सियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिलोसफी के बारे में कि फिलोसफी बेसिकली क्या है, फिलोसफी किन 2 लफ्जों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा सा कोट है, वो क्या है कि एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज ब्लाइंड। ठीक है,
एंड फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड, मीन के एजुकेशन फिलोसफी के बगैर बेकार है और फिलोसफी एजुकेशन के बगैर बेकार है। इन दोनों का आपस में इंटर रिलेट होना ही कारआमद साबित होता है। तो फिलोसफी क्या है, हम लोग फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं कि द टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फिलोस मींस लव एंड सोफिया मींस विजडम, मीन लव ऑफ विजडम इसका मीनिंग है। तो फिलोसफी मींस लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर नॉलेज या लव फॉर विजडम। ठीक हो गया। आगे हम लोग फिलोसफी के मीनिंग पढ़ते हैं कि लव ऑफ नॉलेज या कोई एक एक्टिविटी है या कंप्रीहेंसिव पिक्चर है यूनिवर्स के बारे में, दुनिया के बारे में, या हमें जिंदगी के बारे में ये एक गाइड बुक प्रोवाइड करती है। ठीक है। और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, वो क्या है कि जी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ फिलोसफी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ एजुकेशन। तो इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, साफ साफ लफ्जों में, खुले खुले लफ्जों में वो क्या डिफाइन करता है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें जिक्र किस चीज का किया जाता है, फिलोसफी ऑफ लाइफ का टू द वर्क, मतलब कि हम लोगों ने अपनी लाइफ फिलोसफर्स की तरह गुजारनी है, एजुकेशन पर वर्क करके, एजुकेशन पर काम करके। तो मीन ये दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं, कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, बात एक ही है। तो philosophy of education offers a definite set of principles and establishes a definite set of aims and objective। अब आप लोग देख लें philosophy of education जो होते हैं वो हमें definite set of principles ऑफर करते हैं, definite set of aims ऑफर करते हैं, definite set of objectives ऑफर करते हैं, मीन जब ये आपस में मिल जाए तो। आगे हम लोग देखते हैं कि फिलोसफी और एजुकेशन की आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप्स हैं, क्या इंटर इंडिपेंडेंस हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, ये दोनों जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। ठीक हो गया। और इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी टू स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन दैट इज नोन एज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। रोज क्या कहता था कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ अ कॉइन प्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम थिंग एंड दैट वन इज अप्लाइड बाय द अदर। कहते हैं कि उसने इसको एग्जांपल जो है फिलोसफी और एजुकेशन को एक सिक्के की तरह दी है कि सिक्का होता तो एक ही है लेकिन उसकी दोनों साइड्स कुछ अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही होती हैं, लेकिन यूज किसी सेम थिंग के लिए होती हैं। तो फिलोसफी और एजुकेशन को रोज ने इस तरह से डिफाइन किया था और ये बहुत बेस्ट डेफिनेशन थी और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द आइडियल्स ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। एंड अ सिविलाइज्ड अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। They indicate the fact that plant of education draws its nourishment from the soil of philosophy। ठीक हो गया। अब आप लोग इसमें ये चीज भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने एजुकेशन का प्लांट लगाना है ना, तो उसके लिए हमें मिट्टी जो है वो फिलोसफी ही प्रोवाइड करेगा। मीन जो मिट्टी है वो फिलोसफी है। अगर एजुकेशन एक पौधा है ना, तो उसकी जो मिट्टी है जिसमें एजुकेशन का पौधा खड़ा हुआ है, तो वो जो मिट्टी है वो फिलोसफी है। वो इस चीज को इसमें बयान करना चाह रहे हैं। फिलोसफी आंसर्स ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन। जो भी एजुकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसका जो आंसर होता है वो फिलोसफी ही देती है। ठीक है। डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट फिजियोलॉजिस्ट, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, इन सब ये सब कुछ फिलोसफी है। ये सारे फिलोसोफर्स ही है ना, मीन फिलोसफीज को यूज करते हैं। तो जितने भी एजुकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसरेबल कौन होता है? फिलोसफी। ठीक हो गया। आगे हम लोग एजुकेशनल फिलोसफीज के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें उसने क्या चीज बताई है। तो सबसे पहले है प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म इज द ओल्डेस्ट एंड कंजर्वेटिव एजुकेशनल फिलोसफी और ये रूटेड कहाँ से है? रियलिज्म से है। ठीक हो गया। ये ओल्डेस्ट है और कंजर्वेटिव है, आप लोगों ने ये चीज दिमाग में रखनी है। आगे है कंसेप्ट ऑफ प्रीनियलिज्म। तो प्रीनियलिज्म रिलाइज करता था पास्ट के आइडियाज पे, टिपिकल आइडियाज पे, जिसमें टीचर जो होता था वो अथॉरिटेटिव होता था। टीचर ने ही सारा काम करवाना है, बच्चों का काम होता था सिर्फ पैसिव लर्नर की तरह सुनना और उस पर टीचर की बात पर अमल करना। तो प्रीनियलिज्म का कंसेप्ट क्या था? प्रीनियलिज्म रिलाइज ऑन द पास्ट यूनिवर्सल नॉलेज एंड चेरिश वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। मीन सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन इसमें बताए जाते थे, यूनिवर्सल नॉलेज के बारे में बताया जाता था। अ व्यू ऑफ द अनचेंजिंग नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ह्यूमन नेचर, ट्रूथ, नॉलेज, virtue, beauty, and I mean all the typical concept, all the conservative concept, all the oldest concept are discussed in the Preenialism.
ठीक हो गया। आगे है जी प्रिलियनिज्म एंड एजुकेशन, ठीक हो गया। एज रॉबर्ट हुचिन्स अ लॉन्ग टाइम एडवोकेट ऑफ प्रिलियनिज्म नोटेड दैट द फंक्शन ऑफ मैन एज मैन इज द सेम इन एवरी सोसाइटी। जो रॉबर्ट हुचिन था वो बहुत ज़्यादा वो एडवोकेट रह चुका है प्रिलियनिज्म का, उसने मतलब कि प्रिलियनिज्म पे बहुत ज़्यादा रिसर्च आउट किया है। उसका कहना ये था कि फंक्शन का मैन का जो फंक्शन है मैन एज मैन ही है, मीन के हर सोसाइटी में उसका जो फंक्शन है वो सेम रहता है इंसान का। द एम ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इज द सेम इन एवरी एज एंड इन एवरी सोसाइटी वेयर सच सिस्टम कैन एग्जिस्ट, इट इज टू इम्प्रूव मैन। कहते हैं कि मैन का जो फंक्शन है वो सेम रहता है, लेकिन मैन आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में अपने माहौल के साथ तब्दीली लाता रहता है। हुचिन्स का कहना ये चीज़ थी। आगे प्रिलियनिज्म एंड करिकुलम क्या है? इन प्रिलियनिज्म में करिकुलम कौन सा यूज होता था? इट relies heavily on defined principle और logically organized bodies of content, what proponents call liberal education with emphasis on language, literature, mathematics, art and science। वही मैंने आप लोगों को बताया है, उसके कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू थे, ऑल्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू थे, मीन वो उसका ट्रूथ रियलिटी विर्चू की तरफ बहुत ज़्यादा उसका था। इसमें टीचर की अथॉरिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें जो लैंग्वेजेस पे डिस्कस किया जाता था वो सबसे पहले लिटरेचर थी, मैथमेटिक्स था, आर्ट्स था और साइंस था। और इसका जो करिकुलम था वो हैवीली डिफाइन हुआ था लॉजिकली ऑर्गेनाइज बॉडीज़ के साथ, मीन इसमें लिबरल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस आउट किया जाता था, स्ट्रेस दिया जाता था। ओके जी, तो आगे है हमारे पास प्रिलियनिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ये दोबारा से लिखा गया है मुझसे। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? तो टू डेवलप द रैशनल पर्सन एंड टू अनकवर यूनिवर्सल ट्रुथ और बाय केयरफुली ट्रेनिंग द इंटेलेक्ट। अब इसका पहला एम क्या है कि डेवलप करना है हम लोगों ने रैशनल पर्सन। अब रैशनल पर्सन कौन होता है? लॉजिकल पर्सन होता है। लॉजिकल पर्सन होता है जिसको लॉजिक्स और डिसलॉजिक्स के बारे में पता होता है। तो उसको डेवलप करना, अनकवर करना यूनिवर्सल ट्रूथ को, कि यूनिवर्सल की सच्चाई क्या है उसको अनकवर करना है बाय केयरफुली ट्रेनिंग द इंटेलेक्ट, मीन के किसी इंडिविजुअल को ट्रेन करके हम लोग किस तरह से केयरफुली कर सकते हैं ये चीज़। आगे है करेक्टर ट्रेनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ मीन ऑफ डेवलपिंग वंस मॉरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। मीन करेक्टर को ट्रेन करना कि किरदार आप लोगों का कैसा है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम था एक मॉरल को स्पिरिचुअली डेवलप करने के लिए। ठीक हो गया ये, तो इसका ये आगे है प्रिलियनिज्म एंड टीचर। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें टीचर जो होता है वो अथॉरिटेटिव होता है, उसके पास ही सारी हुक्मरानी होती है। बच्चों का काम होता है यहाँ पर पैसिव लर्नर, और टीचर का काम होता है प्रिलियनिज्म में एक्टिव टीचर। तो एन अथॉरिटी इन द फील्ड हुज नॉलेज इज अनक्वेश्चनेबल, मीन के उसके पास नॉलेज अनक्वेश्चनेबल होता है। स्टूडेंट को कोई हक नहीं होता कि वो उस पर उसकी नॉलेज पे कोई क्वेश्चन उठा सके। अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन एंड मस्ट बी एबल टू गाइड डिस्कशन, मीन उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा काबिलियत होती है, इतना ज़्यादा वो महारत रखता होता है, एंड डिसिप्लिन हर चीज़ उसकी मतलब परफेक्ट होती है। और इसमें टीचिंग ऑफ मेथड कौन से यूज़ होते हैं? सोक्रेटिक मेथड यूज़ होता है, ओरल एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ होता है, लेक्चर और एक्सप्लिकेशन मेथड यूज़ होता है। ओके जी, तो आगे है एसेंशियलिज्म। अब एसेंशियलिज्म में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि दिस फिलॉसफी इज रूटेड इन बोथ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। जो प्रिलियनिज्म था वो सिर्फ और सिर्फ रूटेड था बाय रियलिज्म, लेकिन जो हमारा एसेंशियलिज्म है ये रूट करता है आइडियलिज्म से भी और रियलिज्म से भी, एंड सरफेस इन द 1930s एज अ रिएक्शन टू प्रोग्रेसिविज्म। मीन जब प्रोग्रेसिविज्म का पहले प्रोग्रेसिविज्म आया था उसके जब उसका रिएक्शन हुआ तो तब ये जो एसेंशियलिज्म फिर, लेकिन हम लोग उसको पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके जो डिसिप्लिन हैं, इसके जो करिकुलम है, इसका जो टीचिंग मेथड है वो ज़रा प्रोग्रेसिविज्म से, क्योंकि प्रोग्रेसिविज्म जो है बेसिकली आप लोगों को उसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि वो ज़रा जदीद दौर का है। तो ये प्रीनियलिज्म और एसेंशियलिज्म ये ज़रा थोड़े से हैं ओल्डेस्ट कह लो इसको आप लोग, ये इस दौर के हैं। तो इसके जो एक्सपोनेंट थे द आइडियलिज्म ऑफ एसेंशियलिज्म वर फॉर्मुलेटेड बाय विलियम बैगले एंड लेटर डेवलप्ड बाय आर्थर बेस्टर एंड एडमायरल हाइमन रिकवर। ठीक हो गया, और ये आप लोग नाम याद रख लेना। वैसे तो इस तरह के अब क्वेश्चन जो हैं वो पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चे कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट, कौन कौन से फिजियोलॉजिस्ट, कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट को याद रखें, तो वो फिर अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछने ख़त्म हो गए हैं। ज़्यादातर बहुत ही रेयर होता है कि 100 में से कोई 10% या 5% जो है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो एसेंशियलिज्म एंड डिसिप्लिन क्या है कि द फिलोसफी बिलीव्स इन टफ डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग एंड गुड डील ऑफ होमवर्क एंड सीरियस स्टडीज फॉर मीट द करिकुलम।
अब फिलोसफी का इसमें बिलीव था कि वो टफ डिसिप्लिन पे बिलीव करती है, उसने ट्रेन करना होता है और गुड डील ऑफ होमवर्क होमवर्क की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान था। सीरियस स्टडीज कहते हैं, उसके मुताबिक था कि सीरियस स्टडीज जो होती हैं वो परमिट कर सकती हैं करिकुलम को। ठीक हो, आगे है जी एसेंशियलिज्म एंड करिकुलम। तो इसमें करिकुलम कौन कौन सा यूज होता है? एसेंशियलिज्म रिजेक्ट सब्जेक्ट सच एज आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, होम मेकिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन एज फेयर्स एंड दस अपील्स टू दोज हु फेवर लिमिटिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इसने एसेंशियलिज्म ने ये आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, होम मेकिंग, वोकेशनल एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो थे इसने ये रिजेक्ट कर दिए थे। इसने बिल्कुल जो कंसेप्ट बेस्ड जो जिनकी कह लो कि इंसान को सारी जिंदगी जरूरत होती है उन सब्जेक्ट्स की, उसने उन सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया था। तो कंसेप्ट क्या था एसेंशियलिज्म का? अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिस्ट द स्कूल करिकुलम शुड बी गियर्ड टू द फंडामेंटल और एसेंशियल्स। ठीक हो गया, मीन्स ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, इसको तो किसी का भी माने बगैर गुजारा नहीं है कि जो करिकुलम ही होता है वो ही एक गियर होता है हमारे स्कूल को रन आउट करने के लिए, स्कूल के फंडामेंटल्स के लिए, स्कूल्स के एसेंशियल्स के लिए। ठीक है ना, स्कूल को रन आउट करने के लिए करिकुलम ही है, ये एक मेन गियर है, गाड़ी का यूज है उसका। तो एसेंशियलिज्म टुडे इज रिफ्लेक्टेड इन द पब्लिक डिमांड टू रेज एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट वर्क एंड माइंड। अब एसेंशियलिज्म आजकल भी यूज होता है पब्लिक डिमांड पे, क्योंकि ये जो है बेसिकली रेज करता है स्टूडेंट के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को, इम्प्रूव करता है स्टूडेंट के वर्क को और उनके माइंड्स को। इसका एम क्या था बेसिकली? ये टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, मीन इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मीन उसके सुनने, सोचने, समझने की सलाहियत को जो है वो प्रमोट करता था और एजुकेट करता था ये कॉम्पिटेंट पर्सन को। ठीक हो गया, आगे एसेंशियलिज्म के टीचर्स कैसे थे कि वो भी मास्टर ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मीन जो भी उनका सब्जेक्ट है उसमें उनको एक मास्टर उसमें हासिल होता है, वो मतलब उस सब्जेक्ट में उनकी गिरफ्त होती है। तो एन अथॉरिटी बिकॉज ऑफ द हाई स्टैंडर्ड्स ही और शी होल्ड्स, a person who holds control over the classroom with minimum student input, मीन के पर्सन होता है कि जो कि क्लास को होल्ड कर सकता है अपने कम इनपुट लगाए हुए, मीन क्लास उसकी होल्ड हो जाती है, मीन उसके पास कुछ ऐसे इफेक्टिव वेज होते हैं, कुछ इफेक्टिव ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके लिए उसे इतनी जदोजहद नहीं करनी पड़ती, वो मिनिमल इनपुट के साथ क्लास को होल्ड कर सकता है। आगे है जी प्रोग्रेसिविज्म। तो प्रोग्रेसिविज्म के नाम से ही आप लोग जी प्रोग्रेस आ गई है, थोड़ी सी जद्दोजहद हो गई है, थोड़ा सा जदीद दौर आ गया है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिविज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम प्रैग्मैटिक फिलोसफी एंड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रीनियलिस्ट थिंकिंग इन एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिविज्म आप लोग देख लें कि ये डेवलप हुआ था फ्रॉम प्रैग्मैटिक फिलोसफी के लिए, और इसने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? प्रीनियलिस्ट थिंकिंग इन एजुकेशन के खिलाफ, कि जिसमें टीचर जो होता है वो अथॉरिटेटिव होता है, इसके खिलाफ इसने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। अब इसका कंसेप्ट क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म इज कंसीडर्ड अ कंटेम्परेरी रिफॉर्म मूवमेंट इन एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। अब आप लोग देख ले इसका ये किस किस की तरफ इसका जो मूवमेंट थी एजुकेशनल की, वो सोशल की तरफ भी थी, एजुकेशनल की तरफ भी थी, पॉलिटिकल अफेयर्स की तरफ भी थी। तो डेवी का क्या व्यू था कि द स्कूल एज अ मिनिएचर डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन विच स्टूडेंट कुड लर्न एंड प्रैक्टिस द स्किल्स एंड टूल्स नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग। उसका कहना ये था कि स्कूल जो है बेसिकली मिनिएचर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जिसमें स्टूडेंट जो हैं वो लर्न करते हैं, प्रैक्टिस लेते हैं अपने स्किल्स की, टूल्स यूज करके, अपनी स्किल्स यूज करके, जो कि उनके डेमोक्रेटिक लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप लोगों ने इसमें 3-4 वर्ड याद रखने के स्कूल इज अ मिनिएचर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसमें स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स और अपने टूल्स को यूज करके, जो कि उनकी डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे कंसेप्ट क्या है प्रोग्रेसिविज्म का, ये हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म इज कंसीडर्ड अ कंटेम्परेरी रिफॉर्म मूवमेंट इन एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर। ये मैंने पहले भी बात बताई है, आई थिंक सो ये अगेन रिव्यू हो गया। चलें कोई बात नहीं, ये फिर आप लोगों को मैं अगेन बता देती हूँ कि स्कूल इज अ मिनिएचर डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन विच स्टूडेंट लर्न एंड प्रैक्टिस अपनी स्किल्स और अपने टूल्स यूज करके, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए जरूरी। आगे प्रोग्रेसिविज्म और एजुकेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिविस्ट थ्रू थॉट according to the progressivist thought, the skills and tools of learning include problem solving method and scientific inquiry। कहते हैं कि प्रोग्रेसिविस्ट की क्या थॉट थी कि जो स्किल्स और टूल्स हैं जो लर्निंग के लिए यूज होते हैं, उसमें
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ होते हैं और साइंटिफिक इंक्वायरी यूज़ होती है, ठीक हो गया। दिस फिलोसफी प्लेसेस एम्फोसाइजेज ऑन हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। इसमें फिलोसफीज का जो एम्फोसाइज था वो है कि आप लोगों ने कैसे सोचना है, ना कि आप लोगों ने क्या सोचना है। उनका ज़्यादातर जोर किस पे था, हाउ टू थिंक, ठीक हो गया। आगे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस ऑन द चाइल्ड एज अ लर्नर रेदर देन ऑन सब्जेक्ट। वो चाइल्ड पर फोकस करते थे कि वो एज अ लर्नर है, नॉट रेदर ऑन अ सब्जेक्ट। एम्फोसाइज एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस रेदर देन वर्बल एंड लिटरेसी स्किल्स and encourage cooperative group learning activities rather than competitive individualized lesson learning। अब अच्छा उनका किस पर जोर होता था कि बच्चे जो हैं वो ग्रुप लर्निंग करें, कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग करें, ना कि इंडिविजुअलाइज लेसन लर्निंग करें। और उनका जो लर्नर पे ज़्यादा जोर होता था, ना कि सब्जेक्ट पे। और वो एम्फोसाइज करते थे एक्टिविटीज़ पे और एक्सपीरियंस पे, वर्बल और लिटरेसी स्किल्स पे नहीं। एक्टिविटीज़ वो कहते थे कि जितनी हो सकती हैं एक्टिविटीज़ करवाई जाए, एक्सपीरियंसेस करवाए जाएँ, प्रैक्टिकल्स करवाए जाएँ, ताकि जो बच्चों के माइंड की इंटेलेक्चुअलिटी है तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन बने। तो ये चीज़ पे ठीक हो गया कि दिस फिलोसफी आल्सो कल्टिवेटेड कल्चरल रिलेटिविज्म दैट क्रिटिकली अप्रेज्ड एंड ऑफन रिजेक्टेड ट्रेडिशनल वैल्यूज कमिटमेंट। मीन उसने प्रीनियलिज्म को रिजेक्ट करने के लिए बहुत बुलंद आवाज उठाई थी। आगे है जी प्रोग्रेसिविज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। इसका बेसिकली एम क्या था कि ये प्रमोट इसने करना था डेमोक्रेटिक सोशल लिविंग को, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है पीछे। प्रोग्रेसिविज्म एंड करिकुलम क्या है, द करिकुलम इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। मीन जो करिकुलम होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है नेचर में। करिकुलम इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड अफेयर। मीन जो करिकुलम था वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे बनाया जाता था। और इसमें टीचर्स कैसे होते थे कि वो सब ऐसा गाइडर फॉर स्टूडेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, लीडर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। उन्होंने यहाँ पे लीडर का है, नॉट अथॉरिटी का है, ठीक है। अब आप लोगों ने इन चीजों पे नोट करना है। लीडर होता है बेसिकली रहनुमाई करने वाला, ना कि हुक्म दे देने वाला, ठीक हो गया। तो इन्वॉल्व स्टूडेंट इन प्लानिंग एक्टिविटी। टीचर जो होता है वो अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट की एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए, उनके ग्रुप एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए। तो टीचर एज अ रोल ऑफ लीडर। आगे है जी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। इसमें क्या चीज बताइए कि रिकंस्ट्रक्शनिस्ट philosophy is based on early socialistic and utopian ideas of the 19th century। अब आप लोगों ने इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो अर्ली सोशलिस्टिक और एक अटोपियन आइडियाज, ठीक हो गया। ये बेसिकली सोसाइटी सेंटर्ड फिलोसफी है, ठीक है। इसका आप रिकंस्ट्रक्शनिज्म से ही आप लोग इसका नाम याद रखना है। इसके एक्सपोनेंट जो थे वो थियोडोर ब्रैमेर था, जिसने इसको ऑफन कंसीडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इसका एक ही एक्सपोनेंट था जिसने कह लो कि मतलब इसको हम लोग इसका ओरिजिनेटर भी कह सकते हैं, इसका डेवलपर भी कह सकते हैं, इसका क्रिएटर भी कह सकते हैं इस थ्योरी का। तो ये 1950 में बेसिकली ये जो फिलोसफी थी तो वो डेवलप हुई थी, जिसको थियोडोर ब्रैमेर ने इसको डेवलप किया था, ओरिजिनेट किया था। आगे कंसेप्ट क्या है रिकंस्ट्रक्शनिज्म का, ये हम लोग देखते हैं कि द सोशल इश्यूज ऑफ द 1930s अकॉर्डिंग टू जॉर्ज काउंट्स इन्वॉल्व्ड रेशियल एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच आर सिमिलर टू प्रेजेंट इश्यूज। अब 1930 में जॉर्ज काउंट्स ने ये जो इश्यूज थे रेशियल का, क्लास डिस्क्रिमिनेशन का जिसमें जेंडर डिस्पैरिटी आ जाती है, पॉवर्टी का, एम्प्लॉयमेंट का, जो कि अब सिमिलर हैं प्रेजेंट इश्यूज से। दिस इज अ क्राइसिस फिलोसफी अप्रोप्रिएट फॉर अ सोसाइटी इन क्राइसिस। मतलब ये जो बेसिकली फिलोसफी थी ये सोसाइटी के क्राइसिस में इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, विच इज़ द एसेंस ऑफ अवर सोसाइटी टूडे, जो कि अब के लिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, ठीक है ना। इसने 1930s में ही बेसिकली जॉर्ज काउंट ने, मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, उसने क्लास डिस्क्रिमिनेशन से, जेंडर डिस्पैरिटी के खिलाफ, पॉवर्टी के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जो है उसने थोड़ा सा आवाज़ उठाई थी, जो कि अब के हमारे प्रेजेंट इश्यूज हैं। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी है ये हमारे जो सोसाइटी के क्राइसिस होते हैं उससे रिलेट करती है, जो कि हमारी अब की भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आगे है जी रिकंस्ट्रक्शनिज्म एंड एजुकेशन। तो इसमें द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट सीक्स अ करिकुलम दैट एम्फसाइजेस कल्चरल प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड फ्यूचरिज्म। अब इसमें कल्चरल प्लूरलिज्म का मतलब है कि जिसमें मर्द और औरत दोनों की एक जितनी इक्वालिटी के साथ उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए। तो वो इस तरह के करिकुलम पे उसने एम्फसाइज किया था, जिसमें इक्वालिटी थी, जिसमें फ्यूचरिज्म था।
तो उसने क्रिटिकली एग्जामिन किया था कल्चरल हेरिटेज को फॉर सोसाइटी एज वेल एज इंटायर सिविलाइजेशन, इज नॉट अफ्रेड टू एग्जामिन कंट्रोवर्शियल इश्यूज, is deliberately committed to bring about social and constructive change, cultivate a future planning attitude that consider the realities of the world, आगे enlist student and teachers in a definite program to enhance cultural renewal and interculturalism. अब आप लोगों ने इसमें 3-4 वर्ड ऐसे देखे होंगे लाइक कल्टीवेट, लाइक कल्चरल, लाइक प्लानिंग, इंटरकल्चरलिज्म, कल्चरल रिन्यूअल. ये वर्ड बेसिकली आप लोगों को इसके याद रखना है कि इसका बेसिकली एम्फोसाइज ही हमारा कल्चरल प्लुरलिज्म पर था, इसकी इक्वालिटी पे था और फ्यूचरिज्म पे था, जिसने सोसाइटी में कल्चरल हेरिटेज को एग्जामिन करना था, कंट्रोवर्शियल इश्यूज को एग्जामिन करना था, सोशल और कंस्ट्रक्टिव चेंज को एग्जामिन करना था, कंसिडर करना था रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मीन दुनिया की हकीकत है क्या, उससे इसने आगाही लेनी थी. इंटरकल्चरलिज्म प्रोग्राम इसने देखने थे, इन्हेंस करना था इसने कल्चरल रिन्यूअल को और इंटरकल्चरलिज्म को. बेसिकली ये चीज़ें हमारे रिकंस्ट्रक्शनिज्म के करिकुलम में, एजुकेशन में इन्वॉल्व है. आगे है रिकंस्ट्रक्शनिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन. तो स्ट्रेंथन कंट्रोल ऑफ द स्कूल बाय एंड फॉर गोल सीकिंग इंटरेस्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, इसमें उसने कंट्रोल करना था स्कूल पे कि अपने गोल सीकिंग इंटरेस्ट को डेवलप करें और ओवरवेलमिंग जो मैनकाइंड की मेजोरिटी है उनका जो इंटरेस्ट है उस पर ज़रा थोड़ा बहुत जोर दें. तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म और करिकुलम क्या था? फॉर रिकंस्ट्रक्शनिज्म एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम्स आर इनसफिशिएंट कमिटमेंट एंड एक्शन बाय स्टूडेंट एंड टीचर्स आर नीडेड. इसमें इंटरप्रिटेशन देखना, आई मीन अमल दरामद हम लोगों ने कैसे करना है, इवेल्यूएट कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक अप्रोचेज और वो एक्शन जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए, कल्चरल चेंजेस के लिए, कल्चरल रिन्यूअल को अडॉप्ट करने के लिए, सोशल कल्चरलिज्म को अडॉप्ट करने के लिए जो जो चीज़ें जो थी वो करिकुलम में उन्होंने ऐड किया. एनालिसिस ऐड किया, इंटरप्रिटेशन ऐड किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऐड की, साइंटिफिक अप्रोच ऐड की, इवैल्यूएशन ऐड की, ये सब कुछ उन्होंने अपने करिकुलम में ऐड किया. मेन इसमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आप लोग लेके आ सकते हैं. इस तरह के सब्जेक्ट्स को उसने ज़्यादा प्रमोट किया था. तो द लास्ट वन इज रिकंस्ट्रक्शनिज्म एंड टीचर. तो टीचर शुड मेजर अप टू देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, इसमें जो टीचर मेजर करते हैं जितनी भी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर पूरा उतरने की इसमें कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जर्नल फिलॉसफीज़ को और एजुकेशनल फिलॉसफीज़ को और एज वेल एज हमने फिलॉसफी को डिस्कस किया, फिलॉसफी का एजुकेशन के साथ रिलेशन देखा. होप सो आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी. मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है. इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग, करिकुलम, कंसेप्ट, टीचर्स, एक्सपोनेंट, एजुकेशन, मैंने ऑल डैट चीज़ें जो है मैंने इसमें डिस्कस की हैं और उसमें स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं. होप सो आपको मेरा आज का लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.